नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज सुबह 11 बजे आएगा। बोर्ड मुख्यालय रामनगर से रिजल्ट अनाउंसमेंट के दौरान शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे भी रामनगर में मौजूद रहेंगे। इस साल बोर्ड एग्जाम में 2,71,690 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था। इनमें 12वीं में 1,31,301 और हाई स्कूल यानी कि 10th में 1,50,389 स्टूडेंट्स थे। इन्होंने एग्जाम दिया। इस बार का बोर्ड रिजल्ट सीबीएसई बोर्ड के तर्ज पर ही तैयार किया गया है। कोरोना बहुत बड़ी वजह थी इसमें, जिसमें 3 सब्जेक्ट में नंबर देखकर ही रिजल्ट तैयार किया गया। हालांकि अगर किसी बच्चे को रिजल्ट में आपत्ति होगी तो वो दोबारा से एग्जाम दे सकेगा, ये भी व्यवस्था की गई है। तो सुबह 11 बजे तक का इंतजार करना होगा, लेकिन काउंटडाउन शुरू हो गया है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एग्जाम दिया है और जो अब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा का रिजल्ट आज जो है वो जारी कर रहा है। और ये भी बता दें कि सबसे तेज जो रिजल्ट है वो सिर्फ आप न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं .com पर सबसे तेज रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो है आप जहन में रखिए। और बस अमूमन हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स बहुत प्रेयर करते हैं रिजल्ट वाले दिन। आपने हमने सबने की है, उस लिहाज से शुभकामनाएं भी देते हैं हम आपको कि आपका रिजल्ट बहुत बेहतर हो। और साथ ही बाकायदा वेबसाइट भी न्यूज़ 18 उत्तराखंड जो है .com पर आप लॉग इन करके रिजल्ट्स देख सकते हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट आने से पहले छात्रों को शुभकामनाएं दी। सभी छात्रों से कहा है कि धैर्य के साथ अपना रिजल्ट देखें, आगे क्या करना है इस पर विचार करें। सीएम ने सभी छात्रों को शुभकामनाएं दी। छात्र हैं जिनका कल परीक्षा परिणाम आने वाला है, उनको मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। वो धैर्य के साथ अपने परीक्षा परिणाम को सुने और अपने आगे की उनको क्या करना है उस पर विचार करें। तो ये तो बात हुई रिजल्ट की। अगली खबरों का रुख कर लेते हैं। त्रिवेंद्र कैबिनेट की आज सुबह 11 बजे बैठक होगी, जिसमें दोनों राज्य मंत्री भी शामिल होंगे। मीटिंग की बात करते हैं तो मीटिंग में ऊर्जा, सहकारिता, श्रम विभाग से जुड़े प्रस्ताव पास हो सकते हैं। स्वरोजगार और कोरोना के मुद्दे पर भी चर्चा होने की संभावना है। रिटायरमेंट से पहले मुख्य सचिव की ये अंतिम कैबिनेट बैठक। कोरोना की भी बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 2 दिनों में कोरोना के 503 नए केस सामने आ चुके हैं। दून अस्पताल में 66 कोरोना पॉजिटिव कैदी भर्ती हैं। राज्य में अभी तक 2,775 एक्टिव केसेस हैं। देहरादून में 419, हरिद्वार में 907, नैनीताल में 447 एक्टिव केसेस हैं। उधम सिंह नगर में 701 एक्टिव केसेस हैं। वहीं कोरोना संक्रमण से अब तक राज्य में 70 मरीजों ने जान गंवा दी। तो आंकड़ा हम लगातार बढ़ता हुआ देख रहे हैं। दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, पहले ये सोचा गया कि शायद उत्तराखंड में इतने मामले नहीं आएंगे और अलर्ट मोड पे रहे भी, लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम लगातार मामले बढ़ते हुए देख रहे हैं। अब क्या तैयारियां हैं, क्योंकि संजीदगी और गंभीरता दोनों उतनी ही है अभी। बिल्कुल जीनत, जो बात आपने कही कि पहले लगता था कि उत्तराखंड के हालात बेहतर हैं, यहाँ पर स्थितियां ना बिगड़े, लेकिन अब वही बात यहाँ पर बिगड़ती जा रही है। धीरे धीरे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले 2 शनिवार और रविवार गुजर चुके हैं जब लॉकडाउन रहा बड़े शहरों, मैदानी डिस्ट्रिक्ट्स में, और अब एक और शनिवार रविवार आएगा। इसमें भी दोनों लॉकडाउन रहेंगे, सभी 4 के 4 मैदानी जिले। लेकिन अब जो नंबर बढ़ता जा रहा है, पिछले 2 दिन में अगर आप देखेंगे तो 250 केसेस है। इससे पहले 400 साढ़े 400 केसेस एक सिंगल डे पर आए थे। तो अब चिंता इस बात की है कि चाहे देहरादून हो, नैनीताल हो, उधम सिंह नगर हो, हरिद्वार हो, वहां पर व्यवस्थाओं को कैसे और दुरुस्त किया जाए। क्योंकि अब जैसे अगर केसेस बढ़ते हुए आएंगे तो आपको आइसोलेशन सेंटर्स की जरूरत उतनी ज्यादा पड़ेगी, आपको क्वारंटीन सेंटर्स की जरूरत उतनी ही ज्यादा पड़ेगी। और अब कहीं ना कहीं देखने को आया है जीनत की कहीं लोकल जो ट्रांसमिशन है वो शुरू कोरोना का हुआ है। इस वक्त मैं दून हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूं और दून हॉस्पिटल में 66 कैदी, जो यहाँ की सुद्धोवाला जेल है, वहां के 66 कैदी यहाँ पर इस वक्त भर्ती हैं। यहाँ पर पीएससी लगाई गई है ताकि ऐसा ना हो कि कोरोना की आड़ में कोई कैदी भागने में कामयाब हो जाए।
तो सुरक्षा यहाँ पर बढ़ाई गई है और सबसे बड़ा सेंटर है कोविड का राज्य में। तो अब व्यवस्थाएं, सरकार के सामने चुनौती यही है कि चाहे हल्द्वानी हो, चाहे सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी का हो, या फिर दून हॉस्पिटल देहरादून का हो, जहां पर बेड सबसे ज्यादा आइसोलेशन सेंटर पे बेड है, वहां पर कैसे व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखा जाए। जीनत, दीपांकर, आपने जैसे जेल का जिक्र किया, हम कल भी ये खबर एक दिखा रहे थे, जो एक अस्थायी जेल बनाई जाती है, तो यानी कि कैदियों में, और 66 का आंकड़ा बहुत बड़ा होता है, कल भी ऐसे ही हम 35-40 के आंकड़े का जिक्र बार बार कर रहे थे, तो ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, आपको अस्थायी जेल बनानी पड़ रही है। ये एक बात कही जाती है कि ज्यादा टेस्टिंग मतलब ज्यादा मामले। अब तो तैयारियां, और हम बारिश देख रहे हैं, बारिश के बाद मौसमी बीमारियां देख रहे हैं, उससे भी आपको जूझना है, और उसमें हम कितने तैयार रहते हैं, हर साल के आंकड़े भी हमारे सामने हैं। तो इसको लेके कोई रोड मैप, या हम सिर्फ ऐसे ही बताते रहेंगे कि आंकड़े आंकड़े इतने, लेकिन तैयारियां कितनी? जीनत, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है कि इस तरह की व्यवस्थाओं, जब आपके केस बढ़ते जाएंगे तो आपका व्यवस्थाएं किस तरीके की है। अभी तक केसेस कम थे और व्यवस्थाओं का पूरा दावा था, लगभग 3000 के आसपास अगर देहरादून में बात की जाए तो इसमें आइसोलेशन और बेड है और क्वारंटीन सेंटर्स में बेड की व्यवस्था है। अभी आंकड़ा देहरादून में जो एक्टिव केसेस का है वो 450 और 500 के आसपास का है। लेकिन अगर ये आंकड़ा इसी तेजी से बढ़ा और एक्टिव केस इसी तेजी से बढ़ते गए तो फिर व्यवस्थाएं किस तरीके से होंगी। फिर वो चुनौती होगी सभी मैदानी डिस्ट्रिक्ट्स में। 2 बड़े पहाड़ के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें अल्मोड़ा और उत्तरकाशी, जहां 66 केस पहुंच चुके हैं। तो नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है और अगर यही नंबर की रफ्तार रही जो आप कह रही हैं तो फिर आने वाले दिनों में व्यवस्थाओं को लेकर जरूर सोचना होगा कि कैसे इसको दुरुस्त किया जाए। और बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। व्यवस्थाओं पर वाकई बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आंकड़े बढ़ रहे हैं, न सिर्फ कोरोना की बल्कि जो मौसमी बीमारियां हैं वो भी अब दस्तक दे चुकी हैं। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में 8 कोरोना मरीजों की संदिग्ध मौत के मामले में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। नैनीताल के डीएम सविन बंसल ने खबर का संज्ञान लेते हुए सभी मौतों की जांच के आदेश दिए। डीएम ने सीएमओ नैनीताल को 1 हफ्ते के भीतर सभी मरीजों का डेथ ऑडिट जो है वो करने का निर्देश दिया। सुशीला तिवारी अस्पताल में बने आईसीयू की अगर हम बात करें, 4 महीने तक मरीजों के लिए नहीं खोले गए और आरोप ये लग रहे हैं कि आईसीयू की कमी की वजह से मरीजों की मौत हुई है। कि 3rd ईयर आईसीयू में टाइमली शिफ्ट ना होना क्या कारण था डेथ्स का, क्या उसने डेथ को एक्सेलरेट किया। सेकेंडली, यदि हाई इंटेंसिव केयर की उनको आवश्यकता नहीं थी तो ये आईसीयू किन कैटेगरी के मरीजों के लिए हमने डेजिग्नेट किया हुआ है। सो इन बिंदुओं पर हमारी हाई लेवल डेथ ऑडिट कमेटी पुनः रिव्यू कर आख्या दी। और रुद्रपुर में सीपीयू की दरिंदगी पर न्यूज़ 18 की खबर का महा असर हुआ है। अब पीएमओ यानी प्रधानमंत्री ऑफिस ने भी इस घटना का संज्ञान लिया है। सूत्रों के मुताबिक पीएमओ ने इस पर रिपोर्ट मांगी है और मामले पर गंभीरता से जानकारी जो है वो मांग रहे हैं। अब ये मामला बहुत गंभीर हो चुका है और केस पीएमओ तक पहुंचने के बाद माना जा रहा है कि अब आरोपी पुलिसकर्मियों पर और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्हें सस्पेंड तो किया गया था, लेकिन देखिए उन्होंने किया क्या था, रोका। ये लड़का रुकता नहीं है, वो इसकी बाइक की चाबी निकालते हैं और इसके माथे में घोंप देते हैं। किस तरह से चाबी गड़ी हुई है और देखिए, और अगर आपने ध्यान दिया हो सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ, बाकायदा ट्विटर पे ट्रेंड भी करता है। उसके बाद अब देखिए, अब पीएमओ तक ये मामला पहुंच चुका है। इससे पहले रुद्रपुर के इस मामले ने तूल पकड़ा तो खुद मुख्यमंत्री को आगे आना पड़ा और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बेहद सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। कहा आरोपियों पर केस दर्ज किया जा चुका है, साथ ही 3 आरोपी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। सीएम ने डीजी लॉ एंड ऑर्डर को कठिन कार्रवाई के निर्देश दिए। डीजी अशोक कुमार का कहना है कि घटना के बाद जिन लोगों ने पुलिस पर पथराव किया था उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। सिटी पेट्रोलिंग यूनिट यानी कि सीपीयू का मामला लगातार बढ़ रहा है और अब तो सीधे रुद्रपुर में अगर हम बात करें तो बर्खास्तगी की मांग हो रही है। आम लोगों के साथ साथ खास तौर पर लड़कियों से गलत व्यवहार ये करती है, इसकी जरूरत पर पुनर्विचार होना चाहिए। ये प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह वो कह रहे हैं। कहा राजधानी में ही लोग सीपीयू से परेशान हैं और रुद्रपुर के आरोपियों को तो बर्खास्त किया जाए, सस्पेंड करना उनके लिए काफी नहीं है। लगातार सीपीयू के माध्यम से लोगों की प्रताड़ना करने का काम किया जा रहा है। पूर्व में भी कई ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसके लिए सीपीयू कटघरे में खड़ी हुई है
और रुद्रपुर में जो घटना हुई ये तो अमानवीय घटना है। मतलब किस तरीके से एक नौजवान साथी के माथे में जो है चाबी घोंप दी गई, इसकी तो जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए हम निंदा भी करते हैं। और सीपीयू की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह भी उठ रहे हैं और मैं समझता हूं कि सरकार और पुलिस महकमे को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। रुद्रपुर की घटना के बाद एक बार फिर से सीपीयू पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। साल 2014 में सीपीयू का गठन किया गया। सीपीयू का काम था आम जनता की सुरक्षा और भीड़भाड़ वाले इलाकों में लूटपाट, चोरी जैसी घटनाओं को रोकना और किसी भी घटना पर तुरंत एक्शन लेना। सीपीयू टीमों को हाईटेक गैजेट्स दिए गए और आज हालात ये हैं कि सीपीयू सिर्फ चालान करने वाली पुलिस बन गई है और ज्यादातर बार आम लोगों को परेशान करने के ही इस पर आरोप लगे हैं। लिहाजा इसके गठन पर प्रश्न है कि क्या इनकी वाकई जरूरत है, क्योंकि जिस मकसद से इनको रखा गया ये उसके बिल्कुल विपरीत काम कर रहे हैं। किसी तरह के दुर्व्यवहार की शिकायत आई है तो हम समय समय पर सीपीयू कर्मियों पर कार्रवाई करते रहे हैं। अभी भी हमने देखा है, अभी हमारे जो है कुछ एक इसका रोस्टर प्लान बना हुआ है कि 3 साल 4 साल बाद जो रोटेट होना है वो भी अब कार्रवाई इनकी करवाई जा रही है। हरिद्वार में चोरी के आरोप में पकड़े गए युवकों की बुरी तरह से पिटाई कर दी गई। 3 युवकों को चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। हालांकि मारपीट का ये वीडियो 7 दिन पुराना बताया जा रहा है, लेकिन अब खास तौर पर यह वायरल हो रहा है। बाद में तीनों युवकों को पुलिस के हवाले किया गया। असल में नेशनल हाईवे के निर्माण कार्यों की अगर हम बात करें, यहां से सामान चोरी हो रहा था। भूपतवाला में चोरों को लेकर निगरानी तेज की गई। इसी दौरान ये तीनों पकड़े गए। आरोप है कि ये लोग यहां से लोहा चोरी करके बेचते थे और इसी वजह से इन्हें बुरी तरह से पीटा गया। चोरी की थी तो पुलिस में शिकायत करते और प्रूफ देते, लेकिन इस तरह से पीटना, बर्बरता के साथ बांध के वीडियो बनाना, वीडियो वायरल करना, बहुत सारे प्रश्न हैं। उधर चामोली से भी हैरानी भरा वीडियो सामने आया। यहां कोडिया मायापुर के पास चट्टानी मलबा आ गया है, जिससे बद्रीनाथ हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया। लगातार पहाड़ी से रुक रुक कर मलबा गिर रहा है। लगातार मलबा गिरने से मशीनों के काम में भी दिक्कतें हो रही हैं। मशीनें काम नहीं कर पा रही हैं। फिलहाल काम को रोका गया है। सड़क की हालत देखकर अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि आगे भी सड़क खुलने में कई दिन लगेंगे और खासा दिक्कतें आने वाली हैं। उधर पिथौरागढ़ की बंगापानी तहसील में आसमानी आफत से राहत दिलाने के लिए सेना भी मैदान में आ चुकी है। धारचूला में मौजूद कुमाऊं स्काउट्स के जवान जो है आपदा प्रभावित इलाकों में पहुंच चुके हैं। बंगापानी तहसील में बीती रात बारिश का तांडव देखने को मिला। यहां 2 दर्जन से ज्यादा मकान जमींदोज हो गए। मेतली में एक महिला की मौत जो है मलबे में दबने से हुई है, जबकि जारा जिगली में एक महिला लापता है। 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। 6 दर्जन से ज्यादा घर पूरी तरह से मलबे और भारी बोल्डर से पटे हुए हैं। इस इलाके को जोड़ने वाले बीआरओ के भारी पुल आसमानी आफत की भेंट चढ़ गए हैं और इसी वजह से बंगापानी की पूरी तहसील बाकी की पूरी दुनिया से कट गई। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लुमती में और वहाँ पे ऊपर जो चामी ग्राम पंचायत है वहाँ तक पहुँच गया है। चामी में बता रहे हैं कि 80 व्यक्ति जो है वहाँ पे फंसे हुए हैं, जो कि नीचे नहीं आ पा रहे हैं सड़क या मार्ग बाधित होने की वजह से। उनको रेस्क्यू करने की कार्रवाई जा रही है और उनको हम लोग जो है अन्य सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने की कार्रवाई भी किया जा रहा है। उधर चंपावत के पंचेश्वर में काली नदी में डूबती एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे महिला नदी में बहती हुई नजर आ रही है, लेकिन महिला को बचा लिया गया। वहां मौजूद मंदिर के साधु और स्थानीय लोगों ने मिलकर इस महिला को बचाया है और लड़की की मदद से लोगों ने इस महिला को बचाया। अब महिला का जो ये रेस्क्यू का वीडियो है ये काफी वायरल हो रहा है। वीडियो 27 जुलाई का बताया जा रहा है और ये घर के कलेश की वजह से इसने छलांग लगाई थी। और अब बात करते हैं मौसम की। तो उत्तराखंड में आज के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य के 6 जिलों में भारी से भारी बारिश हो सकती है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, उधम सिंह नगर, पौड़ी और चंपावत जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। यानी एक बार फिर से इन इलाकों में बारिश के बाद तबाही हो सकती है।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को दिल्ली में प्रतिष्ठित बंगला दिया गया है। दिल्ली में अब अनिल बलूनी का नया आशियाना 35 लोधी स्टेट का वो बंगला होगा जिसमें अब तक प्रियंका गांधी रहती थी। तो आपको दिखाते हैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से निकलकर ऊंचाइयों तक पहुंचने का ये बलूनी का सफर कैसा रहा। उत्तराखंड का छोटा सा गांव नकोट और वहां से निकलकर सियासत के शिखर पर पहुंच जाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, मगर यही सच कर दिखाया है बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने। एक गरीब परिवार का बेटा राष्ट्रीय राजनीति में सितारे की तरह चमक रहा है, तो इसके पीछे बलूनी की मेहनत, लगन और धैर्य तो है ही, साथ ही अपनी जमीन से, अपनी मिट्टी से जुड़े रहने का एहसास भी है। अब अनिल बलूनी को वो बंगला मिलने जा रहा है जो अब तक प्रियंका गांधी का था। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी का अब नया आशियाना होगा 35A लोधी स्टेट। ये एड्रेस कई सालों तक प्रियंका गांधी वाड्रा का रहा। राजीव गांधी की बेटी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नातिन 20 साल तक इसी सरकारी आवास में रही, लेकिन एसपीजी सुरक्षा छिनने के बाद इसी महीने अंतिम तारीख तक उनको ये आवास खाली करना था और ये आवास अब अनिल बलूनी को मिला है। अनिल बलूनी जो उत्तराखंड के एक छोटे से पौड़ी गांव से आते हैं और वहां से बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी तक का सफर उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव के साथ पूरा किया है। अनिल बलूनी ने उत्तराखंड में पौड़ी जिले के नकोट से दिल्ली के लोधी एस्टेट का सफर बेहद कम उम्र में तय कर लिया। 18 साल का ये सफर तब शुरू हुआ जब 2002 में अनिल बलूनी ने कोटद्वार से विधायक का पहला पर्चा दाखिल किया। नकोट के पीताम्बर दत्त के बेटे अनिल बलूनी को सियासत के शिखर तक पहुंचना था और कोटद्वार तो बस पहली सीढ़ी थी। 8 साल की उम्र में बलूनी के सिर से पिता का साया उठ गया, लेकिन अपनी लगन और मेहनत के बूते मकाम दर मकाम आगे बढ़ते चले गए। दिल्ली विश्वविद्यालय से ही पढ़ाई करने वाले अनिल बलूनी की सामाजिक शुरुआत पत्रकारिता से हुई और पहली कलम की ताकत दिखाई, लेकिन सियासत की चाह उन्हें राजनीति के गलियारों में ले आई। अनिल बलूनी की रगों में किसी बड़े नेता का खून नहीं था, लेकिन सियासत उनके मिजाज में थी। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान भी छात्र राजनीति के अगवा रहे और तभी संघ परिवार के भी करीब आते चले गए। अनिल बलूनी दिल्ली में संघ परिवार के करीब आए। इसी दौरान बलूनी सुंदर सिंह भंडारी के संपर्क में आए। अनिल बलूनी भंडारी के काफी नजदीक आ गए। भंडारी बिहार के राज्यपाल बने तो बलूनी ओएसडी बने। बिहार के बाद अनिल बलूनी गांधीनगर पहुंचे। भंडारी गुजरात के राज्यपाल बने, बलूनी उनके ओएसडी। अनिल बलूनी कभी संघ के काम से तो कभी सुंदरलाल भंडारी के काम से साबरमती शहर की सड़कों पर खूब घूमे, लेकिन उत्तराखंड से अनिल बलूनी का लगाव बना रहा और वो 2002 में अपने राज्य लौट आए। 2002 में बलूनी को विधानसभा का टिकट दिया गया। सिर्फ 26 साल की उम्र में कोटद्वार से चुनाव लड़े। बलूनी का नामांकन अवैध घोषित कर दिया गया। एक आदेश के कारण उन्हें चुनाव से दूर होना पड़ा। इससे बलूनी को झटका तो लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गए और फैसला बलूनी के ही पक्ष में आया और चुनाव रद्द कर दिया गया। 2005 में उपचुनाव हुए, हालांकि इस उपचुनाव में अनिल बलूनी को सफलता नहीं मिली। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी का कोटद्वार क्षेत्र से विशेष लगाव रहा है। 2002 में उन्होंने अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत कोटद्वार से की थी और विधानसभा का चुनाव यहां से लड़ा था। आज उनकी बदौलत कोटद्वार को राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी पहचान मिल पाई है। बीजेपी ने अनिल बलूनी की प्रतिभा को बहुत कम उम्र में ही पहचान लिया और 2009 में उन्हें वन और पर्यावरण कार्यबल का प्रभारी बना दिया गया। पर्यावरण के क्षेत्र में अनिल बलूनी ने राज्य में कई काम किए, लेकिन इसके बाद भी उनके कदम थमे नहीं। 2012 में उत्तराखंड बीजेपी ने उन्हें बड़ा पद दिया। अनिल बलूनी राज्य बीजेपी के प्रवक्ता बनाए गए। अनिल बलूनी की सियासत का करिश्माई सफर जारी था और जब 2013-14 में पूरे देश में बदलाव की लहर थी, तो बीजेपी ने अनिल बलूनी को बनारस भेज दिया। नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई। बलूनी को पूरी मीडिया की जिम्मेदारी दी गई और बलूनी ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो अमित शाह को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया और पार्टी ने एक बार फिर अनिल बलूनी को दिल्ली बुला लिया। पहले बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता तो फिर कद बढ़ाकर बीजेपी का राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी बना दिया।
उसके बाद तो देश भर में बीजेपी के प्रचार प्रसार का काम अनिल बलूनी को मिल गया। हालांकि सफर इसके बाद भी बदस्तूर बढ़ता रहा। 2018 में बलूनी राज्यसभा सांसद बने। उत्तराखंड से सबसे कम उम्र के राज्यसभा सांसद बने। कम उम्र में ही उच्च सदन में दस्तक दी। पार्टी के लिए उनके लगन, मेहनत और काम का नतीजा रहा कि बीजेपी ने सन 2018 में संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में अनिल बलूनी को भेजा। वे उत्तराखंड से राज्यसभा में जाने वाले सबसे कम उम्र के सांसद बने और यहीं से राष्ट्रीय स्तर पर अनिल बलूनी के राजनीति का सफर शुरू होता है। इस दौरान अनिल बलूनी सियासत की सीढ़ियां चढ़ते रहे, लेकिन अपने गृह राज्य से उनका लगाव, उनका जुड़ाव कभी भी कम नहीं हुआ। उत्तराखंड के विकास के लिए लगातार केंद्र सरकार में सक्रिय रहे। उत्तराखंड में पलायन रोकने के लिए कई मुहिम चलाई, अपने गांव में इगास मनाने की अपील की और हर छोटी बड़ी बातों पर उत्तराखंड से जुड़े रहे। उनका राजनीतिक जीवन रहा है, जिस प्रकार से उनका सामाजिक जीवन रहा है, काफ़ी सादगी भरा जीवन वो पसंद करते हैं और स्पष्टवादी सोच उनकी है। स्पष्ट सोचने वाले को, स्पष्ट बोलने वाले को अनिल बलूनी जी काफ़ी पसंद करते हैं। अपनी छोटी सी जिंदगी में अनिल बलूनी ने कई उतार चढ़ाव देखे और बदकिस्मती से बीते साल कैंसर जैसी भयानक बीमारी से भी दो चार होना पड़ा। लेकिन यहाँ भी बलूनी की जीवटता ही थी जो वो इससे भी बाहर निकल आए और लंबी जद्दोजहद और लड़ाई के बाद अनिल बलूनी ने कैंसर को मात दे दी। अब बलूनी दिल्ली में है और जल्द ही नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। हालांकि सियासत में इतने ऊंचे कद के बाद भी बलूनी हमेशा लोकप्रिय और जनप्रिय बने रहे और यही उनकी खूबी उन्हें सबसे अलग करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।